मोदी चुनाव लड़ने निकले या गोरखपुर जाम करने? ये जन सैलाब बता रहा है गाँव में इतिहास रखने जा रहे हैं और संजय कुमार निराला सांसद बनेंगे और जितनी भी पार्टियां सरकार को जवाब देंगी, इनकी जमानतें जब्त कर देंगे। ये जनता की लड़ाई है, ये जनता स्वयं लड़ेगी चुनाव और संजय कुमार निराला चुनाव जीतेंगे। ये पूरा शहर हमारा है। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। इस वक्त मैं हूं दिल्ली में और हमारे साथ में एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो अंबेडकर जन मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि कपूर हैं। उनका अहम रोल है अंबेडकर जन मोर्चा में। और अभी जो सरगर्मी जो यूपी में चल रही है वो इस प्रकार से जनता परेशान हो रही है, उस प्रकार से कहीं न कहीं मोदी जी यहाँ पे फेल नज़र आ रहे हैं। वहीं पर अंबेडकर जन मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं निराला जी, कल उनका दिनांक 13 तारीख को उनका नामांकन भरा गया है। मगर ऐतिहासिक बात मैं ये बता देना चाहता हूँ दर्शकों को कि जो हुजूम था उनके साथ में जो भीड़ थी, जो निष्पक्ष बिना किराए की भीड़ थी। तो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ऋषि कपूर जी। ऋषि कपूर जी, आपका स्वागत है। तमाम हमारे जो फौजन मीडिया है, आवाज़ भारत है, उसमें आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अम्बेश जी। सबसे पहले आपकी चैनल को और आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। ऋषि जी, आपके समक्ष जो 4 क्वेश्चन होंगे और वो 4 क्वेश्चन मैं आपको बारी बारी से मैं पूछता रहूँगा। मगर इस बार अभी मैं सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि यूपी में क्या चल रहा है, खासकर योगी जी के गढ़ में आप बैठे हुए हैं गोरखपुर में, वहाँ पे क्या माहौल है? योगी जी के गढ़ में भी यही माहौल है कि जो माहौल पूरे देश में चल रहा है। बीजेपी कह रही है कि हम 400 पार आएंगे। तो एक मैं छोटा सा उदाहरण दूँ, गांव में लोग प्लास्टिक कुर्सी बेचने आते हैं, वो भी चिल्लाते हैं कि 400 की ले लो, 400 की ले लो, आखिरी में 150 130 रुपये में दे के जाते हैं। यही बीजेपी का हाल इस बार होने जा रहा है। और गोरखपुर में एक बांसगांव जो लोकसभा सीट है, वहाँ के जो प्रत्याशी बीजेपी के हैं उनको गांव के लोग दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पे कई वीडियो है। और गोरखपुर सदर के जो प्रत्याशी हैं रवि किशन शुक्ला, अभी उनका एक वीडियो वायरल हुआ है कि उनकी दूसरी पत्नी और बच्चों ने दावा किया है कि उस आदमी ने बड़ा फ्रॉड किया है, उस आदमी ने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। और उस मुद्दे के बाद गोरखपुर के जो 5 विधानसभाएं जुड़ी हुई वो भी रवि किशन को गांव-गांव दौड़ा करके मार रहे हैं। और किसी गांव में बिना पुलिस बल का रवि किशन घुस नहीं पा रहा, न कमलेश पासवान जा पा रहा है। ये गोरखपुर की हकीकत है जहाँ बाबा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। अभी निराला जी ने कल नामांकन दाखिल किया था, क्या है मतलब उनके साथ में जो भीड़ आई है, सोशल मीडिया पे काफ़ी धूम मचा रहा है कि ये जो भीड़ थी वो किराए की भीड़ थी। इस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अभी 10 अक्टूबर को एक हमने आंदोलन किया था कि उत्तर प्रदेश के हर भूमिहीन आदमी को 1-1 एकड़ ज़मीन चाहिए। और उसका उदाहरण दिल्ली के तमाम बहुजन मीडिया, साक्ष्य मीडिया है, इस बात का सबूत है कि हमने वहाँ पे लाखों लोगों की संख्या में लोगों को इकट्ठा किया और रात को 2 बजे तक वो लोग हमारे बीच खड़े रहे। अगर शासन और प्रशासन हमारे बीच किसी तरीके का अगर आश्वासन दे करके हमारे साथ गद्दारी नहीं करता, हमें गिरफ्तार नहीं किया होता, तो वो भीड़ उसी दिन बता दी थी कि निराला जी के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो पैसे के खरीदे हुए लोग नहीं हैं, अपने हक और अधिकार को जान गए हैं। और समाज में हर व्यक्ति अपने अधिकार को जानने के बाद जो है समाज के बीच नेतृत्व करने वाले
जो भी लीडरशिप डेवलप होती है, चाहे निराला जी हो, चाहे सीमा गौतम हो, उनके साथ खड़ी रहती है और बिना पैसे का, बिना किसी स्वार्थ का निष्पक्ष वो भीड़ खड़ी रहती है। और हमेशा वो भीड़ ये बताती है उस मनुवादियों को और बीजेपी के टीम को जो 500, 1000, 2000 रुपए दे करके लोगों को बुलाते हैं, उनको ये भीड़ मुंह तोड़ जवाब देती है। जो कल आपने देखा सोशल मीडिया पे हर जगह कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्चा दाखिला गोरखपुर सदर के अंदर, गोरखपुर जिला के अंदर बांसगांव प्रत्याशी श्रवण कुमार निराला जी का हुआ। उतनी बड़ी भीड़, उतनी बड़ी जनसमूह, उतनी बड़ी जनता, उतना बड़ा लोगों का प्यार किसी प्रत्याशी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर्चा दाखिला में नहीं रहा। आखिर निराला जी का मुद्दा क्या है? निराला जी का मुद्दा इतना जेन्युइन मुद्दा है और इतने एजेंडे थॉट मुद्दा है कि मैं आपको बताऊं तो मैं मुद्दे की पहली ही बात करूं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी भूमिहीन हैं उनके लिए निराला जी 3 सालों से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उस आंदोलन के दौरान निराला जी का घर सीज होता है, निराला जी के बच्चों को ठंड में बाहर सरकार छोड़ देती है और घर सीज कर देती है। निराला जी के ऊपर 307 जैसे मुकदमे लगाए जाते हैं, आंदोलन करते हैं। निराला जी को 22 दिन की जेल की सजा होती है, उनके साथियों को सजा होती है। यह सरकार डर गई है कि अगर मुद्दे पे कोई काम कर रहा है तो निराला जी कह रहे हैं जमीन का मुद्दा है। और हम आपको बताएं बेरोजगारी का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। मनरेगा में मजदूरी करने वालों को 254 रुपया मिलता है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को 200 दिन की गारंटी सरकार दे और प्रति व्यक्ति को जो भी मनरेगा में काम करता है उसको 1000 रुपया मजदूरी मिलना चाहिए। और जो बेरोजगारी भत्ता ये सरकार इधर उधर टाल मटोल करके युवाओं के साथ जो ये दुर्व्यवहार कर रही है, 30,000 रुपये हर बेरोजगार नौजवान को सरकार से मिलना चाहिए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम काम करते हैं। और एक छोटा मुद्दा हम आपको बताएं कि जब जेल हम गए तो हमने देखा कि वहाँ छोटे छोटे मुकदमों में, जैसे ट्रेन में बिना टिकट की यात्रा करने वाले, बाइक पे ट्रिपल सवारी करने वाले, रात को विदाउट हेलमेट चलने वाले लोगों के ऊपर इतने ज़्यादा संख्या में दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, ऐसे लोग जेल में हैं जिनका कोई बेल कराने वाला नहीं है, जिनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। यह भी हम मुद्दा है कि जब इस तरीके की अगर हम सांसद बनेंगे तो सदन के अंदर निराला जी इस बात को उठाएंगे कि उनको भी रिहा कर दिया जाए, क्योंकि उतने छोटे मुकदमों के अंदर वो जेल में है। और बड़े बड़े अपराधी जिन्होंने गाँव फूंक दिया, ट्रेन फूंक दिया, दिन दहाड़े 302 जैसे मुकदमों के हैं वो बाहर घूम रहे हैं। तो सरकार को भी हम ये आईना दिखाएंगे कि उनको भी बाहर निकालना है जो छोटे मामूली से मुकदमों में जेल में गए हैं। हमारे पास तो मुद्दे हैं सर। जिस सीट से निराला जी लड़ रहे हैं, क्या उस सीट से जो भाजपा के प्रत्याशी कमलेश पासवान और सदल प्रसाद है जो कि गठबंधन प्रत्याशी हैं, और राम समूजा जी हैं जो बीएसपी प्रत्याशी हैं, क्या इन तीनों लोगों का टक्कर ले पाएंगे? मैं आपको बीजेपी प्रत्याशी की बात बताऊं जो यहाँ से 3 बार का सांसद भी रहा है, कमलेश पासवान, जो अपने आप को दलित बताता है कि मैं दलित समुदाय का हूँ। और वही बांसगांव के अंदर पासवान तो दलित में आते हैं, वो दलित बताता है लेकिन दलितों के हित में काम नहीं करता, सिर्फ जात दलित बताता है। और मैं आपको उसका एक वाक्य बताऊं कि सबसे बड़ा भूमाफिया अगर कोई दलितों के ऊपर अत्याचार करने वाला पूरे गोरखपुर में तो कमलेश पासवान है। गोरखपुर कांड को आप उठा करके दे सकते हैं। पनेसिया हॉस्पिटल है जहां पे लोगों ने दौड़ा करके कमलेश पासवान को मारने के लिए दौड़ा, क्योंकि जबरदस्ती कब्जा करने गया। तब जा करके पुलिस में बयान देता कि मैं दलित कम्युनिटी का सांसद हूँ और पुलिस वाले हमारा FIR नहीं लिख रहे हैं। जिस सांसद का पुलिस FIR नहीं लिख रही है वो सांसद दलितों का क्या बात करेगा, दलितों के हित के लिए क्या सोचेगा? जो बाबा साहब की मूर्ति, हम आपको एक घटना छोटी सी बताएं, एक पांडेपार गांव है जहां बाबा साहब की मूर्ति लगवाई गई। दलितों का एक उत्साह रहा। इस कमलेश पासवान ने और उसका भाई विमलेश पासवान ने बड़े बड़े बिरादरियों के साथ लोगों को मिलकर के वो मूर्ति तोड़वाने का काम करता है, दलितों के विरोधी का काम करता है। दूसरा प्रत्याशी हम आपको बताएं सदल प्रसाद जो आया है, जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है। इसके पहले भी वो सपा बसपा गठबंधन का जब प्रत्याशी बना हुआ था सांसद का पिछले लोकसभा में, तो मैं आपको बताऊं वो आदमी को तीसरी बार जब वो आया तो जनता के सामने रो करके गिड़गिड़ा रहा था कि अगर इस बार हमको आप विधायक नहीं बनाएंगे तो हम जान दे देंगे। पब्लिक ने सिंपैथी दिखाई, उसको दलित होने का
उसको एहसास दिलाया और उसको विधायक बनाया, मंत्री बनाया। हजारों अरबों करोड़ रुपए का वो आदमी संपत्ति रखा हुआ है, लेकिन कभी भी वो आदमी किसी दलित के मुद्दे पर, किसी समाज के मुद्दे पे काम नहीं करता है। समाज ने उसके 2 बार मौका दिया, 4 साल 9 महीना वो आदमी कहाँ रहता है। पूरे, मैं बात बताऊं तो पूरे लोकसभा का एक आदमी नहीं बता सकता व्यक्तिगत रूप से कि सदल प्रसाद 4 साल 3 महीना 5 महीना 9 महीना तक कहाँ घूमता रहता है और बरसाती मेढक की तरह 3 महीने टर टर करने आता है कि मैं आपके समाज का बेटा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, ये कहते हुए लोगों से वोट मांग रहा है। तो जीत का तो कोई उसका आसार दूर तक दिख नहीं रहा कि जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आज बना हुआ है, जो कांग्रेस के और सपा के बदौलत यहाँ लड़ रही है, उसके लिए मैं बताऊं कि जब बसपा, सपा, कांग्रेस तीनों मिलकर के गोरखपुर में लड़े, कुछ सौरभ का पर्चा खारिज हो गया कांग्रेस के प्रत्याशी का, तब वो आदमी नहीं जीता। तो आज उसके जीत का क्या आसार है? वो अकेले रात के चोरों की तरह व्यक्तिगत लोगों से मिलने के लिए जाता है, दिन में वो आदमी प्रचार नहीं करता है। संतोष जी, हम आपको बताएं, और बसपा का जो प्रत्याशी डॉक्टर राम समूज अपने आप को कमिश्नर, फर्जी कमिश्नर बताता है। मैं आपको बताऊं, सदल प्रसाद ने बैंक में घोटाला किया, ओवरसीज बैंक में काम करता था, बैंक वालों ने निलंबित किया उसको, तब वो राजनीति का हिस्सा बना। और ये जो बसपा का प्रत्याशी है, आपको बताऊं, डॉक्टर राम समूज, अभी 10 दिन पहले आप पीछे जा करके देखिए, ये सपा का घूम घूम के प्रत्याशी बन करके प्रचार कर रहा था। और उससे पहले आप जब जाएंगे चुनाव में, तो वो मोहन भागवत को, नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों के जन्मदिन पे मिठाइयाँ बांट रहा था। वो आरएसएस जो दलितों का पूर्ण रूप से दुश्मन है, उसके साथ मिल करके ये राम समूज काम कर रहा था। और बता रहे हैं लोग, पैसे की बदौलत ये खड़ा होकर के आज ये दलितों का हितैषी बन करके बहुजन समाज पार्टी का 80 साल का वो बुढ़ा क्या नेतृत्व करेगा, जिसको 4 लोग हाथ पकड़ करके टहलाते हैं, नीचे उतारते हैं। बहन जी ने ऐसे प्रत्याशी को दिया। मैं बहन जी को सोच को सलाम करता हूं कि आप समाज का नेतृत्व उस आदमी के हाथ में देते हैं जो खुद अपना क्रियाक्रम नहीं ठीक से कर सकता, खुद चल नहीं सकता है, उस आदमी का नेतृत्व देंगे। तो इन तीनों प्रत्याशियों से बेहतर अगर कोई प्रत्याशी है इस समाज में, तो माननीय श्रवण कुमार निराला जी हैं। माननीय श्रवण कुमार निराला जी जो दलितों के हित के लिए और समाज के सारे मुद्दों पे हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। ऋषि जी, ऐसा क्या वो कारण रहा है कि जो अभी महज 15 दिन पहले निराला जी से बोला जाता है कि आप जाइए अपने सीट पर काम कीजिए, और अब निराला जी खुद ही अपने ही अम्बेडकर जन मोर्चा से वो एक निर्दलीय प्रत्याशी है। क्या कितना फर्क है? हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाएं। अभी 2019 के जब लोकसभा का, अभी 2019 का जब लोकसभा हुआ, उससे पहले 2017 में बहन जी ने पहला उत्तर प्रदेश का विधानसभा का प्रत्याशी बना करके निराला जी को भेजा था। पूरे उत्तर प्रदेश में पहले प्रत्याशी निराला जी थे। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद बहन जी बुलाती हैं और निराला जी से तमाम बातें करती हैं, और फिर निराला जी को कुछ ऐसी बात थी, उनका टिकट काट दिया जाता है। और टिकट कटने के बाद निराला जी अम्बेडकर जन मोर्चा पार्टी को बनाते हैं, संगठन को बनाते हैं, और दलितों के लिए निरंतर बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की बदौलत लगातार लड़ाई लड़ते हैं। और वही काम बहन जी ने इस बार भी किया कि निराला जी को बुलाती हैं और पूरे पूर्वांचल में पहला टिकट उनको देती हैं। टिकट देने के बाद कहती हैं निराला जी आप जाइए और अपने लोकसभा को देखिए और जीत करके आइएगा। लेकिन बहन जी को हम क्या कहें, अब बड़ी नेतृत्वकर्ता नेता हैं, उनके मन में क्या भावनात्मक चीज़ें हैं क्या नहीं है, इस पर कोई चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन फिर निराला जी का टिकट बहन जी काट देती हैं। हम बहन जी की शख्सियत को सलाम करते हैं कि आप किसी भी बड़े नेता को उभरना नहीं देना चाहती हैं, समाज में किसी भी नेता को काम नहीं करने देना चाहती हैं, समाज के किसी भी लीडरशिप को अपने आगे जाने नहीं देना चाहती हैं। जो भी लीडरशिप उभरता है, जो भी नेता नेतृत्व करने के लिए आता है, हमेशा बहन जी ने उसका गला काटा है। और बहुजन समाज का हमेशा ही, मानवर साहब के मरने के बाद बहन जी ने हमेशा इस समाज का हमेशा बेचा है, समाज का दुश्मन बनी है, समाज की तैसी नहीं बनी है। ऋषि जी, जैसे आकाश आनंद जी को जब वो उनको अपने उनके पद से विमुक्त कर देती है, तो निराला जी कहाँ पे खड़े हैं? मैं वही बात बताने चाह रहा था सर कि उनका भतीजा आकाश आनंद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर था, बहन जी ने उसको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और 4-5 जगह
वो जाता है और मीटिंग करता है और सिर्फ भाजपा के खिलाफ बोलता है। पब्लिक की डिमांड उसको समझ में आती है, पब्लिक की बात करता है। ये बात बहन जी को नागवारा गुजरती है और लिखती हैं बहन जी। जो उसको वापस नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया जाता है तो कहा जाता है कि अभी ये मैच्योर नहीं है, अभी इसके अंदर परिपक्वता नहीं आई हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ समाज से कि जिस आदमी ने उसको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, क्या उसको बनाते समय समझ में नहीं है कि परिपक्व है कि नहीं है? तो जो इस तरीके का हरकत कर सकता है, तो मैं यही मानता हूँ कि वो आदमी खुद ही परिपक्व नहीं है, समाज का सही निर्णय नहीं ले पा रहा है। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा माननीय कांशीराम साहब ने एक नारा दिया कि टिकट देते समय हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, लेकिन समाज एक गलती नहीं करेगा। हो सकता है टिकट देते समय गलती हो जाए, लेकिन समाज वोट देते समय प्रत्याशी को देखेगा जो जमीन के आधार से जुड़ा हो, जो समाज के हित के लिए लड़ता हो। उस आदमी को हमेशा नेतृत्व मिलना चाहिए, समाज की जिम्मेदारी है। और मैं आपको बताऊं, ये चौंकाने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रिजल्ट भारत में आएगा कि 67 बांसगांव विधानसभा से श्रवण कुमार निराला लाखों वोटों से जीत करके पूरे भारत में नया इतिहास रचने जा रहे हैं। माननीय कांशीराम साहब बाबा साहब के सपनों को पूरा करने जा रहे हैं। आप जैसे कि अपने वक्तव्यों में बार बार और उससे पहले भी मैंने कई बार इंटरव्यू लिया है कि हमेशा वो गरीबों की मदद करते आ रहे हैं, और जबकि गरीबों की मांग भी उठा रहे हैं जमीन को लेकर के कि 1 एकड़ जमीन। क्या लगता है कि अभी मतलब कि गरीबों को मदद करना और सरकार से मांग करना, और मुझे थोड़ा सा इनके कार्यों के बारे में बताइए कि बांसगांव में इनका क्या कार्य है, क्या करते हैं? कार्य क्या सर, फुल टाइमर सोशल वर्कर ही हैं निराला जी। और जो जमीन का मुद्दा है वो संवैधानिक बात है, हम हवा में बात नहीं करते हैं। हम संवैधानिक बात, जो भी बात करते हैं संवैधानिक बात करते हैं। आपको मैं थोड़ा पीछे 2 साल ले जाऊं तो आप साइट खोल करके तेलंगाना का साइट देखेंगे तो तेलंगाना की सरकार इतना बड़ा जो काम कर रहे हैं आपने बताया, और जैसे कि मैंने भी देखा है, परखा है, मैंने वहाँ पे भी सर्च किया है कि गरीबों को काफ़ी मतलब कि गरीबों को काफ़ी मतलब हेल्प करते हैं और हर प्रकार से हेल्प करते हैं। तो वहाँ के जो बड़े बड़े जो धन्ना सेठ है वो नहीं कर पाते हैं। तो मैं इनके कार्यों के बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे काम करने का सबका सर अलग अलग तरीका है, अलग अलग लोगों के आइडियोलॉजी हैं। हम जिनके आइडियोलॉजी पे, जिनके सिस्टम पे काम करते हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर और मानवर साहब के बनाए हुए आधार पे काम करते हैं। धन्ना सेठों का क्या है, उनके काम करने के तरीके अलग। वो पैसा दे करके भीड़ बुलाते हैं, या अभी काफिला चलेगा तो 100 गाड़ियों का काफिला लेके चलेंगे, 500 गाड़ियों का काफिला लेकर के चलेंगे। तो कहीं गाड़ियों का काफिला सर वोट नहीं देता, वोट जनता देती है और हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं। हम आपको कई ऐसी घटनाएं बता दें, ये बगल में एक कलानी गाँव है बांसगांव में, वहाँ एक बिटिया के साथ रेप की घटना घटती है। उन रेपिस्टों के साथ कमलेश पासवान खड़ा होता है और उस पीड़ित परिवार के साथ अम्बेडकर जन मोर्चा के श्रवण कुमार निराला, उनकी टीम खड़ी होती है और उस परिवार को न्याय दिलाती है। तो रेपिस्टों के साथ खड़ा होने वाला कमलेश पासवान है। थाने पे अगर किसी तरीके की घटना होती है किसी दलित समाज के लिए, तो कभी पैरवी करने की बात नहीं करता, किसी की बात नहीं कमलेश पासवान करता। सिर्फ गलत लोगों के साथ हमेशा रह करके कमलेश पासवान काम करता है, चाहे जमीन हड़पने का काम हो, चाहे हॉस्पिटल पनेसिया का काम हो। और किसी विकास की तो बात छोड़ दीजिए, कमलेश पासवान से कोई व्यक्तिगत 5 काम पूछ ले कि 15 सालों सांसद रहे, तुम 2 व्यक्तिगत काम बता दो सर, तो मैं खड़ा होकर के आपको चैलेंज देता हूं कि मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा अगर 5 काम कमलेश पासवान अपने गिना दें। और निराला जी के मैं 15-20 कामों को तो ऐसे गिनाने के लिए ऐसे ही तैयार हूँ जो 3 सालों में उन्होंने जमीन से रिलेटेड हर मुद्दों पे उन्होंने काम किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन यही है कि जनता क्यों निराला को चुनना चाहती है, क्यों वोट देना चाहिए? सर छोटी सी बात है, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि जो आदमी समाज के लिए लड़ेगा, मुद्दा क्या है वैसे, मतलब कि सारी पार्टियां मुद्दे को लेकर के लड़ रही है। जैसे बीजेपी का आप मैं बताऊं, बीजेपी का क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है सर। बीजेपी राम मंदिर की बात करती है, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। बीजेपी कहती है कि हमने तुमको उज्ज्वला योजना दिया, जितने लोगों को उज्ज्वला योजना दिया उनके घर में सिलेंडर नहीं जाता सर, क्योंकि 450 का सिलेंडर उन्होंने फ्री में दे करके 1200 रुपये सिलेंडर भराते। क्या वो मुद्दों की बात करेंगे? सदल प्रसाद के पास वही एजेंडा। सदल प्रसाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कहते हैं, सदल प्रसाद बताते हैं कि इंडिया गठबंधन संविधान बचाएगा। मतलब संविधान में जो दलितों के प्रमोशन के आरक्षण का बिल आया
वो सपा का कैंडिडेट फाड़ता है और पूरे सदन के अंदर फाड़ता है, और कांग्रेस बैठ के मुस्कुराती है और बीजेपी ताली बजाती है। क्या दलितों की बात करेगी ये पार्टी? क्या दलितों के हित की बात करेगी? और उसके प्रत्याशी जो आरक्षण से जाकर के आरक्षण वाली सीट से विधायक बनता है, मंत्री बनता है, और उसी के लोग संविधान का दायरा पार करते हैं, संविधान में आरक्षण का बिल फाड़ते हैं, संविधान जलाते हैं और उसका समर्थन करता है, तो समाज उसके साथ कैसे खड़ा होगा सर? और बहुजन समाज पार्टी तो हमेशा गद्दारी का काम करती है। जो भी समाज के नेतृत्व का बेटा होता है, कभी बहुजन समाज पार्टी उसका सपोर्ट नहीं करती है, हमेशा एक डमी कैंडिडेट खड़ा करने की कोशिश करती है। पिछली बार भी आप देखे होंगे 10 इन्होंने सांसद जाए, आज भी एक भी सांसद बसपा के साथ खड़ा नहीं है, क्योंकि इनका चाल चरित्र सबको पता चल गया है। चलिए अभी हम अलविदा लेते हैं सभी दर्शकों से, और अभी काफ़ी समय भी हो चुका है। लगभग सारी बातों को ले करके जो मुद्दे थे, मुद्दे को भी मैंने जनता के बीच में रखने की कोशिश किया कि जो निराला जी हैं, जो अम्बेडकर मोर्चा के अम्बेडकर जन मोर्चा के तहत वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो अब सत्य की भी लड़ाई भी पति नहीं है, मगर वो विश्वास करते हैं सेवा भाव में। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या राय देना चाहते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी हमारे दर्शकों को और काफ़ी कुछ चीज़ों से आपने पर्दाफाश भी किया है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।